इंडिया और अफ्रीका के बीच हो रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच को इंडिया ने 4 विकेट से गंवा दिया है। इस मैच के बाद भी बात वहीं पे आकर के अटक गई है कि आखिर कब तक इंडियन क्रिकेट टीम इंडिविजुअल्स पर डिपेंड रहेगी। एक बार फिर से वही बातें होना शुरू हो गई हैं कि इस मैच में बुमराह की कमी खली। हमने बोला कि विराट कोहली ने रन बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने रन बनाए, पिछले मैच में भी रोहित शर्मा ने रन बनाए थे, विराट कोहली ने रन बनाए और केएल राहुल ने रन बनाए। आखिर कब तक हम 3-4 प्लेयर्स पर अटके रहेंगे, कब तक हम इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि कुछ एक आध प्लेयर परफॉर्म करें जिनकी बदौलत हम मैच बना सकें, हम मैच को बुन सकें और जीत सकें। कब हमें कंबाइंड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? कभी बैटिंग बहुत अच्छी होती है तो बॉलिंग अच्छी नहीं होती, कभी बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग अच्छी नहीं होती। इस मैच में भी जो हमारी बॉलिंग यूनिट थी उसकी तरफ से इंटेंट ही नजर नहीं आया। जब लास्ट के कुछ विकेट्स गिरे, आप सोचिए कि उस वक्त पे लगातार 2 विकेट गिरे और उसके बाद एक प्लेयर इंजर्ड होकर चला गया, मगर उसके बावजूद भी बॉलिंग इतनी ढीली रही कि हम ये मैच अपने हाथ से गंवा बैठे। ये बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय है कि किस तरीके से हमारा बॉलिंग यूनिट काम कर रहा है। एक बार फिर से बॉलिंग यूनिट के अंदर हमें एक्सपीरियंस की कमी नजर आई। एक मैच में यही बॉलर्स इतना अच्छा करके देते हैं कि हम मैच जीत जाते हैं, उसके बाद अगले मैच में यही बॉलर्स इस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं कि इनके अंदर इंटेंट ही नजर नहीं आता है कि मैच को खत्म करना चाहते थे। इतनी अच्छी बैटिंग हुई, 359 रन का टारगेट दिया गया। ये साउथ अफ्रीका का घर से बाहर सबसे बड़ा चेस था, हिस्टोरिकल चेस था साउथ अफ्रीका की तरफ से। यानी इससे पहले साउथ अफ्रीका ने घर के बाहर इससे बड़ा चेस नहीं किया था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बॉलिंग में हमारे कमी थी कि हम इतने बड़े चेस को संभव होने दिया हमने बल्कि बॉलिंग में कुछ जगह, एक आधी जगह विकेट्स लिए, एक आधी जगह लगा कि इंडिया की तरफ मैच शिफ्ट हो रहा है, मगर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमने कंधे झुका दिए, हमने हार मान ली। बॉलर्स नीचे के 8वें और 9वें नंबर के जो प्लेयर्स हैं वो आकर के मैं आपको मैच हरा के चले जा रहे हैं। इतनी अच्छी बैटिंग होने के बाद सोचिए, पहली इनिंग में इंडिया की बैटिंग में 2 शतक आए थे, उसके बाद ये आलम है, उसके बाद ये हाल है। ये अलग बात है कि कुलदीप यादव की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला, स्पिन उतनी अच्छी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खटकती है, जो इस वक्त टीम स्ट्रक्चर में जो एक कमी बहुत अच्छे से नज़र आती है, वैसे हमने ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर भी पिछली बार सवाल उठाए, हमने भी उठाए, गलती हुई। कई और लोगों ने भी इन बातों को बोला कि ऋतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पे क्यों खिला रहे हैं, मगर ऋतुराज गायकवाड़ जिस जगह पे हैं उस जगह पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो उस जगह के लिए बेस्ट हैं। वो जानते हैं कि मौके बार बार नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती, और उन्होंने अपने इस मौके को बखूबी बुना। बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और इतनी बेहतरीन कि एक्सीलेट किया वहाँ से। जिस जगह पे हर टीम को ज़रूरत होती है कि वहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेयर हो जो एक्सीलेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, वहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आकर के अच्छे खासे रन करे। और विराट कोहली ने तो दूसरी तरफ जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो तो काबिले तारीफ है। पिछले मैच में भी जिस तरह से विराट कोहली का शतक आया, इस मैच में भी जिस तरह से विराट कोहली का शतक आया, एक कॉन्फिडेंस जो विराट के अंदर से पिछली कुछ सीरीजेस में मिसिंग था वो इस मैच में देखने को मिला है। एक अद्भुत परफॉर्मेंस विराट कोहली की तरफ से आई। ओपनर्स हमारे नहीं चले, यशस्वी जायसवाल स्ट्रगल करते हुए नजर आए और रोहित शर्मा का भी विकेट जल्दी चला गया, मगर मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक चीज़ जो इस बार भी रह गई, जो एक टीस मन में रह गई, कि पिछली बार भी वो फिनिश नहीं मिल पाया और इस बार भी वो फिनिश नहीं मिल पाया, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली और ऋतुराज ने एक्सीलेट किया था, लग रहा था कि रन 400 के आसपास होंगे, मगर हम फिर से 350 के आसपास आकर के रुक गए। और पिछले मैच में भी यही हुआ था। जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे, ये महसूस हो रहा था कि रन 400 के आसपास बनेंगे। इस मैच में भी वही था और बैटिंग पिच थी, उतने रन अगर होते तो हम ये मैच अपने हाथ से नहीं गंवाते। एक चीज़ जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो कमी नज़र मुझे आती है टीम स्ट्रक्चर में, वॉशिंगटन सुंदर को हम क्यों लगातार ढो रहे हैं, क्यों लगातार वॉशिंगटन सुंदर को हम टीम में रखने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उनसे काम भी नहीं लेना है। सिर्फ 4 ओवर वॉशिंगटन सुंदर से भिगवाए गए, क्यों? अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को एज अ ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो फिर आपको वॉशिंगटन सुंदर से ओवर निकलवाने चाहिए थे। और एक बार को तब बात समझ आती है जब कुलदीप यादव को विकेट्स मिल रहे हों, तब आप वॉशिंगटन सुंदर से ओवर ना करवाएं। आज तो जो आपके बाकी स्पिनर्स थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर सकते थे बार बार। हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से सक्सेस मिलती, कुछ विकेट्स आते, मैच का हाव भाव बदलता, मगर वॉशिंगटन सुंदर से सिर्फ 4 ओवर फेंकवाए गए और बैटिंग में उन्होंने 8 बॉलों में 1 रन बनाया और रन आउट हो गए। तो फिर हम वॉशिंगटन सुंदर से चाहते क्या है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ जो पिछले कई बार से देखी गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के हम बार बार कहते हैं कि हम ऑलराउंडर्स पे फोकस करेंगे,
तो जब हम ऑलराउंडर्स को खिलाते हैं तो उनसे कभी बैटिंग नहीं कराते ढंग से, कभी बहुत नीचे भेज देते हैं, या कभी खिलाते हैं तो बॉलिंग नहीं कराते। और अगर आपको वॉशिंगटन सुंदर का यही काम लेना है कि वो एज अ बैटर खेलें, तो आपके पास टीम में ध्रुव जुरेल बैठे हुए हैं, आपके पास टीम में ऋषभ पंत बैठे हुए हैं जो उस पोजीशन पे खेलते हैं। आपने पिछले मैच में भी वॉशिंगटन सुंदर को केएल राहुल से पहले भेज दिया, जो कि गलत डिसीजन था। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार पूछे जाने चाहिए, क्योंकि टीम स्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक टीम नहीं जीतेगी। एक कंबाइंड परफॉर्मेंस की ज़रूरत है टीम को। अगर बैटिंग यूनिट की तरफ से अच्छा हो रहा है तो बॉलिंग यूनिट की तरफ से भी अच्छा हो, अगर बॉलिंग यूनिट की तरफ से अच्छा हो रहा है तो बैटिंग यूनिट की तरफ से भी अच्छा हो, मैच तभी जीतेंगे आप। और ये बैटिंग पिच थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस मैच को इंटेंट से ही जीता जा सकता था, जो बॉलिंग में नहीं नजर आया। फील्डिंग थोड़ी वीक रही, कई जगह पे फंबल देखा गया, कई जगह ऐसी बॉलें डाली गई जिनको जो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि रन गिफ्ट में दिए गए सामने वाली टीम को। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें थी, मगर बहुत सारी गलतियां नहीं गिनाई जा सकती, क्योंकि परफॉर्मेंस तो लगभग ठीक हुई इंडिया की तरफ से। मगर जो बॉलिंग यूनिट है उसमें एक्सपीरियंस की कमी नज़र आई, कहीं ना कहीं थोड़े से इंटेंट की कमी नज़र आई, थोड़ी बहुत फील्डिंग की कमियां रहीं, और पिच की भी थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि बैटिंग पिच थी, पूरी तरह से बॉलर्स को उतनी ज़्यादा मदद भी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से ना कुलदीप को उतनी मदद मिली पिच से, ना रविंद्र जडेजा को उतनी ज़्यादा मदद मिल पाई। और ज़्यादातर इंडिया के अंदर जब ये घर के अंदर जब इंडिया के मैच होते हैं तो अगर स्पिनर्स अनसक्सेसफुल रहते हैं तो इंडिया को बड़ी मुश्किल होती है मैच निकालने में, और वो भी ज़्यादातर जब चेस कर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका की तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने खेला। साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां रहीं, वो सक्सेसफुल नहीं रहे, मगर जिस तरह की बैटिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से देखी गई, पिछले मैच में भी बहुत अंतर से इंडिया नहीं जीता था। पिछले मैच में भी बहुत बेहतरीन पारी लास्ट के प्लेयर्स में जो मिडिल ऑर्डर है, जो लोअर ऑर्डर है, उसने साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और आज भी वही देखने को मिला। बॉश जो कि ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी बहुत बेहतरीन कराई उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बैटिंग भी बहुत बेहतरीन करी। अगर आपको एक ऑलराउंडर कुछ एक आध ओवर्स निकाल करके दे दे रहा है और अच्छे रन मार करके दे दे रहा है, तो फिर यानी आपकी टीम स्ट्रक्चर और आपकी सारी चीज़ें ओके हैं। और साउथ अफ्रीका की तरफ से वो देखने को मिला। चाहे जितने विकेट गिर जाएं, मगर फिर भी साउथ अफ्रीका को भी ये उम्मीद रहती है कि साउथ अफ्रीका यहाँ से मैच निकाल सकता है, और इंडिया को भी ये उम्मीद रहती है कि साउथ अफ्रीका यहाँ से मैच निकाल सकता है। आखिरी वक्त तक फैंस की भी सांसें अटकी थी, और जिस तरीके से हम बॉलर्स को देख रहे थे, जिस तरीके से केएल राहुल की फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी, जो कि काम नज़र आते हैं, शांत नज़र आते हैं, मगर आज वो बहुत गुस्से में नज़र आए, गालियाँ देते हुए नज़र आए। यानी जो सिचुएशन थी वो भारत के हाथ से कई बार निकलती हुई नज़र आई। तो इस तरीके की चीज़ें पूरे मैच में रहीं। साउथ अफ्रीका ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इंडियन क्रिकेट टीम में अभी भी सोचने का विषय है, और उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कितनी जल्दी सारी सीरीजेस होंगी और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक हमें टीम सॉल्व करनी है। 2027 वर्ल्ड कप के पास आकर के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें टीम स्ट्रक्चर क्या करना है, किन लोगों को खिलाना है, किन्हें परमानेंट करना है। उससे पहले हमें प्लेयर्स चुनने पड़ेंगे। हमें चुनना पड़ेगा कि किसे एज अ ऑलराउंडर खिलाना है, किन्हें प्रॉपर बॉलर खिलाना है, परमानेंट बॉलर्स के तौर पे खिलाना है, किन्हें परमानेंट टॉप ऑर्डर में खिलाना है। ये सारी चीज़ें पहले से तय करनी पड़ेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया अगला मैच ज़रूर जीतेगी, जो 6 तारीख को होना है। और जो टेस्ट क्रिकेट में हुआ, जो टेस्ट क्रिकेट हम क्लीन स्वीप होकर के आए हैं, उस और जिस तरीके की बातें फॉरेन मीडिया में हुई, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के कोच ने बोला, उसका जवाब आपको देना है। तो आपको ये मैच निकालने पड़ेंगे। आपको ये सीरीज़ 3-0 से जीतनी चाहिए थी, मगर फिर भी अगर ये सीरीज़ हारते हैं तो ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा इंडिया के लिए। तो इस वजह से अगला मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया अगला मैच ज़रूर जीतेगी, और क्रिकेट दुनिया की ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें द नमस्ते नेशन।